नेक्स्ट चैप्टर है 22वां चैप्टर। सूत्र हम लोग पढ़ रहे थे तो 22वां चैप्टर है अगला, व्रणस्राव विज्ञानीय अध्याय। ठीक है, तो छोटे छोटे चैप्टर हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग चरक चिकित्सा पढ़ते हैं तो वहाँ पे व्रण के बारे में सब एक ही चैप्टर में पढ़ लेते हैं। सुश्रुत में क्या है कि सब चीजें हैं लेकिन बिखरी हुई है। काफी कुछ हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, अभी कल भी कुछ पढ़ा था हमने, आज कुछ चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे 8 व्रण वस्तुएं, 8 व्रण वस्तुएं। इन 8 व्रण वस्तुओं में त्वक, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म, ये जो है 8 आपके क्या हैं, व्रण वस्तुएं। तो इन व्रण वस्तुओं को अगर देखा जाए तो 8 व्रण वस्तुएं हैं, उसमें चरक ने सिर्फ एक चेंज किया है कि संधि की जगह पर क्या बताया है, मेद बता दिया है। ठीक है, बाकी त्वक, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्म ये सूत्र के अनुसार है, और संधि की जगह पे मेद है आपका चरक के अनुसार। तो इसको हम व्रण वस्तुएं कह सकते हैं या व्रण के स्थान कह सकते हैं। देखिए लास्ट में हम थोड़ा स्थान लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो व्रण वस्तुएं कितनी होती हैं, 8। 8। श्लोक है इसका भी आएगा तो लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। फिर इसके बाद त्वक भेदी व्रण सुविचारा, मतलब केवल त्वचा को ही भेदन करने वाले व्रण को ठीक तरह से चिकित्सा की जा सकती है, तथा मांस शिराज में उत्पन्न होने वाले स्वयं ही पकड़ सकने वाले व्रण दुख साध्य होते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे जो स्किन में, जो त्वचा में व्रण होगा केवल उसकी चिकित्सा आसान होती है, बाकी सभी जो है साध्य होते हैं, उनकी चिकित्सा जो है बड़ी मुश्किल से होती है। जैसे हम लोगों ने अग्नि में कंफ्यूजन यहाँ देखिए होता है, हम लोगों ने जब दहन कर्म पढ़ा था तो वहाँ 4 प्रकार के दहन और 7 प्रकार के दहन पढ़े थे, याद आ रहा? जब दहन कर्म पढ़ाए थे, दाह पढ़ाए थे, तो वहाँ कुछ ऐसा हमने बताया। यस सर। वो अलग चीज है, देखिए यहाँ पे ये अलग चीज है। अब व्रण क्या है, दीर्घ, चतुष्कोण, गोल और त्रिकोण, ये संक्षेप से 4 व्रण की आकृतियां होती हैं। तो यही कंफ्यूजन होता है कि व्रण वस्तु कितनी होगी। अगर व्रण वस्तु की बात करते हैं सर 8। 8 हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे ये व्रण की आकृति की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, व्रण आकृति ये कितनी हो गई, 4। ठीक है, ये जो 4 व्रण की आकृतियां बता रहे हैं ये एक तरीके से अगर कहा जाए प्राकृतिक है ना, और इजीली साध्य हो जाती है। यानी दीर्घ, बड़ी, चतुष्कोण, मतलब उसको हम कह सकते हैं 4 कोण उसमें होते हैं, या चतुर्भुज टाइप की, है ना, स्क्वायर, गोल और त्रिकोणीय ट्रायंगल, ऐसे तो जो होती हैं आकृतियां प्राकृतिक कही हैं। बाकी जो अन्य होती हैं वो कैसी होती हैं, असाध्य होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी हैं वो असाध्य होंगी, है ना। जो चरक हम लोग पढ़ते हैं, चरक चिकित्सा 25, तो वहां पे श्लोक नंबर आया है आपका 18, है ना। वो जो श्लोक मुझे सोच के आ रहा है, षण्मूलो अष्ट परिग्राही पंच लक्षण लक्षिता, ऐसा कुछ करके अभी श्लोक आएगा, उसको हम बताएंगे, ठीक है ना। 6 मूल हैं, अष्ट परिग्राही है वही जो 8 परिग्राही हमने आपको बताया है। इस तरीके से करके श्लोक अभी आएगा, वहां तो उसको हम बताएंगे। फिलहाल चरक वाला खोलिएगा अगर किसी के पास बुक हो तो, पेज नंबर पुरानी किताब में 699 पे है, 699 मिला सर श्लोक नंबर 18। वहां पे व्रण के 8 स्थान होते हैं, 8 प्रकार की गंध होती है, 14 प्रकार के स्राव होते हैं, 16 प्रकार के उपद्रव और 24 प्रकार के दोष। मिला, नहीं मिल रहा? यस सर मिल गया। मिल गया सर। तो इसको मार्क कर लीजिएगा। तो यही व्रण के 8 स्थान है, जिसमें सुश्रुत ने भी बताया है व्रण के 8 स्थान, और संधि की जगह भी क्या बताया है चरक में, चरक में मेद बताया सर।
ये बहुत पूछा जाता है कि चरक के अनुसार स्थान कितने हैं, गंध कितनी है। तो गंध कितने प्रकार की हैं? स्थान भी 8 है और गंध भी 8 है। और स्राव कितने प्रकार के हैं? 14। कितने हैं? 14। इसको याद करने का मेरा एक ट्रिक था, UST। उपद्रव कितने हैं? 16। 7। अरे महाराज ऐसा मत करिए। सर 16 है उपद्रव। 16 प्रकार के उपद्रव हैं, ठीक है। स्राव कितने हैं? 14। 14। और देखिएगा दोष कितने हैं? 24। 14। ठीक है, इस तरीके से हमने याद किया। यूएसटी 16, 14, 24 इस तरीके से मैंने याद किया था। यू से यहाँ पे क्या है? उपद्रव, एस फॉर स्राव और डी फॉर दोष, है ना। इस तरीके से इसको याद करिएगा। और यहीं पे याद करिएगा चिकित्सा उपक्रम कितने हैं? 36। और सुश्रुत में कितने बताए हैं? षष्ठी उपक्रम सुश्रुत ने 60 प्रकार के बताए हैं। 60 बताए। चरक ने उसी की जगह यहाँ पे 36 बताए हैं, इसको याद रखिए। यहाँ से ये बात खत्म हो जाती है, हम लोग वापस आते हैं चरक सुश्रुत पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी वहां पे बताएंगे प्राकृतिक आकृतियां कितनी होती हैं। प्राकृतिक आकृतियां कितनी हुई? 4। 4। 4। 4। चतुष यानी कि 4, वृत्त यानी गोल, और त्रिपुटक यानी ट्रायंगल वाली त्रिकोण। ये 4 आकृतियां कैसी हैं? प्राकृतिक हैं। शेष कैसी हैं? असाध्य। कष्ट साध्य होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बताया जाएगा आपको अधिक छोटे मुख वाला, अधिक बड़े मुख वाला, अधिक कठिन, अति मृदु, उन्नत, मांस, हीन मांस, अधिक ठंडा, गर्म, काला, ये सब दुनिया भर का जितना भी है ना, देखने में और गंध में विकृत, पीड़ा युक्त, ये सभी कैसे हैं? दुष्ट गण के लक्षण। कभी आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जो पहली लाइन में देखिएगा, तत्र अति समृद्धो। समृद्ध मतलब जो बहुत फैला हुआ है। समृद्ध मतलब बहुत फैला हुआ, यही तो होगा, सकरा होगा। समृद्ध मतलब बहुत सुई होती है, बहुत छोटा सा उसमें बारीक छेद है, समृद्ध हो जाएगा। और बहुत फैल जाएगा, यही तो उसको विवृत बोलते हैं, ठीक है ना। समृद्ध और विवृत एक दूसरे के विलोम हुए। समृद्ध का मतलब बहुत सकरा, नैरो, और विवृत मतलब बहुत फैल जाना। ये कई जगह पे आया है, तो समृद्ध और विवृत में कंफ्यूज मत होइएगा। विवृत मतलब बड़ा, समृद्ध मतलब कंस्ट्रिक्टेड, बहुत छोटा हुआ, सिकुड़ा हुआ, इस तरीके से याद रखिए। तो समृद्ध हुआ, विवृत हुआ, अति कठिन हो चाहे अति मृदु हो, बहुत अधिक कठिन भी होगा या बहुत अधिक मृदु होगा। उत्सन्न मतलब बहुत उठा हुआ हो, उत्सन्न मतलब उठा हुआ। मांस, हीन मांस यानी कम मांस हो, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा हो, बहुत ज्यादा गर्म हो। ये सब जो है कुछ दुष्ट व्रण के लक्षण होते हैं। इसके बाद कह रहे हैं दोषों की अधिकता के अनुसार उस व्रण के 6 विभाग कर यथादोष चिकित्सा करने से यत्नशील होने चाहिए। अब यहाँ पे दुष्ट व्रण 6 प्रकार के बता दिए, उस व्रण के 6 विभाग। यहीं से आंसर आता है। दुष्ट व्रण कितने प्रकार के बताए हैं? 6। 6। तो यहाँ से आंसर हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया चरक में दुष्ट व्रण कितने हैं? 10। 12। आया कि नहीं आया? चरक में 12 होते हैं। चरक में दुष्ट यस व्रण 12। यस सर। सर हाँ बोलो। सर आपकी आवाज के साथ बहुत हवा जैसी आवाज आ रही है। पंखा बंद कर दें। तो सुश्रुत के अनुसार दुष्ट वर्ण आपके 6 हो गए और चरक के अनुसार 12, यही याद करना है आपको। इसके बाद अब जो स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत पूछा जाता है पीजी एंट्रेंस में एग्जाम में। जो श्लोक नंबर आपका है कौन सा? 8। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपका जो है
8 व्रण वस्तुएं बताई गई हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा है ना, त्वक शिरा, त्वक मांसशिरा, स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और उदर, ऐसा बताया ना। यस सर। अब अगर इनमें Yes, sir. व्रण हो जाता है तब उस व्रण को कैसे पहचानेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहला आता है क्या, तत्र दृष्टासु छिन्नासु वा त्वक्षु स्फोटेषु भिन्नेषु, ये क्या है, सलिल प्रकाशो भवति किंचित पीताभास। ये आपका त्वचा में अगर आपका है तो वहां की बात कर रहे हैं, तो हम इसको पकड़ेंगे सिर्फ सलिल प्रकाश से। तो सलिल प्रकाश को आप इसको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है, सलिल प्रकाश। त्वक्ष वहां पे अक्षी के लिए नहीं है, त्वचा के लिए है, त्वक के लिए है। वो जो त्वक्ष लिखा हुआ है वो त्वक के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सलिल प्रकाश। ओरिजिनल कंटेंट पहले पढ़िए, अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं। अभी ओरिजिनल एक जगह और छूटा हुआ मुझे याद है, जब बंधन पढ़ा रहे थे, व्रण बंधन, तो वहां पे जो है ओरिजिनल अभी हमने नहीं पढ़ा है, याद तो भले करा दिए लेकिन पढ़ा रहे। और मांसगत अगर व्रण होगा तो वहां से जो स्राव होता है सर्पी के समान, सर्पी प्रकाश है ना, तो सर्पी प्रकाश एक बार नीचे देख लेते हैं। त्वचा के घिर जाने या छिल जाने पर तथा फोड़ों के स्वयं फूट जाने पर, यानी कि त्वचा में अगर व्रण हो रहा है तो सलिल जल को बोलते हैं सलिल प्रकाश, यानी कि जल के समान स्राव निकलता है। तो कभी जल के समान नहीं पूछेगा, ओरिजिनल कंटेंट याद रखिए कि सलिल किसका पर्याय है, जल का पर्याय है, ठीक है ना। और मांस में अगर व्रण हो जाएगा तो घृत के समान गाढ़ा, श्वेत और चिपचिपा। तो देखिए वहां क्या होगा, है ना, मांसगत सर्पी प्रकाश, यानी कि सर्पी के समान। सांद्र मतलब गाढ़ा, हम जानते हैं, सांद्र का मतलब श्वेत मतलब सफेद, पिक्षल मतलब चिपचिपा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। फिर अगर सिरा में अगर व्रण हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त अति प्रवृत्ति, यानी सिरा में अगर घाव हो जा रहा है, व्रण बन जा रहा है, तो रक्त की अति प्रवृत्ति, इसको आप याद रखिएगा। ये बहुत पूछा जाता है आपका, सिंहाड़क प्रकृति, सिंहाड़क के समान तो स्नायु, कई बार पूछा गया है कि स्नायुगत अगर व्रण है तो सिंहाड़क के समान। और सरक्त, रक्त भी आएगा, नीचे देखिएगा, स्नायुगत व्रण का स्राव चिकना गाढ़ा, नासा के निकलने वाले पीत श्लेष्मा, जो सिंहाड़क बोलते हैं, जो नासिका से जो मैल निकलता है, या यूं समझिए जो पीला पीला स्राव निकलता है उसको सिंहाड़क बोलते हैं, है ना। तो ये जो नासिका से सिंहाड़क निकलता है उसके समान स्राव कहाँ का होगा, स्नायुगत व्रण। स्नायु। कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ऊपर हमने आपको बताया सिरागत व्रण में क्या होगा, रक्त का अधिक स्राव हो जाएगा। वहीं पे छूट गया, पाक हो जाने पर जल की नालियों से जल निकलने के समान यह व्रण कुएं का श्रवण होता है, और इस तरह का स्राव पतला खंडित रसदार गाढ़ा ओस के समान होता है। कुल मिला के आपका सिरागत व्रण की बात कर रहे हैं। पहले तो अगर करंट यानी कि ताजा ताजा अगर है तो वहां से क्या होगा, रक्त का स्राव होगा, और जब वही पक जाएगा तो क्या होगा, वहां पे गाढ़ा लसदार। अब ओरिजिनल कंटेंट में एक बार देख लीजिए वहां पे क्या कहा है। पहले तो रक्त की अति प्रवृत्ति हो रही है, सिरागत सद्य, सद्य मतलब जो तुरंत घटी हुई सिरा है, वहां पे क्या होगा, रक्त की अति प्रवृत्ति होगी, और वही पक जाने पर क्या है, तो यह आगमन और पूय से मतलब कुल मिला के पूय का वहां पे स्राव होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। सिंहाड़क हमने बता दिया आपका स्नायुगत में है, और ये संधिगत में मिलेगा, पीड्यमानो न प्रवर्तते, यहाँ से संधि में स्थित व्रण होने पर संधि को दबाने पर भी स्राव नहीं निकलता है, किंतु संधि को अंग को अंकुचन प्रसारण करने से, ऊंचा उठाने या नीचे दबाने से एवं दौड़ने से, जोर से खांसने प्रहार करने से निकलता है। वह स्राव चिपचिपा होता है, चाशनी के समान, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। कुल मिला के हमको ये समझना है कि संधि को दबाने पे व्रण का स्राव मतलब वहां पे स्राव नहीं निकलेगा, लेकिन वहां पे अगर अंगों का अंकुचन प्रसारण यानी कि उसको अंगों को सिकोड़ेंगे और फैलाएंगे और खांसी आने से इस तरीके से वहां पे स्राव निकलेगा, लेकिन अपने आप वहां पे स्राव नहीं निकलेगा दबाने पे। सिर्फ दबाने से स्राव नहीं निकलता है, कहाँ का है वो, संधिगत है। उसके पहले है आपका अस्थिगत में, तो धोई हुई सीप के समान ये पूछा जाता है अस्थि में,
शुक्ति धौत मिला। यस सर। ये शुक्ति धौत वाला जो है अस्थि में है। अब हम एक बार फिर से अगले पेज पे जाने से पहले एक बार फिर से पूरा हम आपको बता दे रहे हैं। त्वचा में क्या है? सलिल प्रकाश। ऐसे एक एक शब्द से पकड़ेंगे आप। मांस में सर्पी प्रकाश, तो सलिल हो गया, सर्पी हो गया, अति प्रवृत्ति हो गया, है ना, सिंहाड़क हो गया। फिर अस्थि में क्या है? शुक्ति धौत हो गया। फिर उसके बाद संधि में क्या है? पीड्यमानो न पीड्यमानो न प्रवृत्ति पे स्राव नहीं निकलता है। आकुंचन, प्रसारण, उन्नयन और नमन करने पे वहां पे प्रवाहन यानी स्राव हो। ठीक है, ये किसका हो गया? संधि का। समझ में आया? यस सर। इसको समझ लो तो भैया सब समझ लोगे। फिर उसके बाद कोष्ठ में स्थित व्रण होने पर उसमें से रक्त, मूत्र, मल, पूय और जल टपकते हैं। ये एक बार पूछा गया था, तो हमने इसको ऐसे याद किया है कि मल कहाँ से निकलेगा? कोष्ठ से ही निकलेगा। तो यहाँ पे मल शब्द आया होगा, देखिए पकड़ने के लिए बता रहे हैं। ये अश्रिक मूत्र पुरीश है ना, दिया हुआ ना ये। यस। इसका स्राव कहाँ से होगा? व्रण कहाँ पे है? कोष्ठ में। कोष्ठ। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा आपका संधिगत का ही चल रहा है। संधिगत यहाँ से लेके सफेन पूर्व रुधिरोध मध्य यहाँ तक किसका है? ये पूरा संधिगत का ही, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे पिछलो हमने स्टार बनाया हुआ है, बहुत से लोग के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो स्टार बनाया है यहाँ पे, पिछलो अवलंबी श्याव अवश्याव प्रतिमष्ट। तो ये जो है आपका कहाँ पे था? रक्तगत में था। यहाँ पे पिछलो अवलंबी सफेन पूय रुधिर, ये आपका संधिगत का है, इसको याद रखिएगा। ठीक, दोनों एक मिलते जुलते हैं। एक में फेन पूय रुधिर है, वो संधिगत में है। बाकी मूत्र पुरीश पूय किसमें है? ये कोष्ठगत व्रण में है। ठीक है, पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है कोष्ठ वाला भी। और मर्म स्थान में व्रण के होने पर उसका समावेश त्वग आदि के व्रणों के अंतर्गत हो जाने से पृथक लक्षण नहीं कहे जाते हैं। यानी मर्म वाला किसके समान है? त्वचा के समान, जो हम लोगों ने सबसे पहले भी पढ़ा। ठीक है, तो मर्म वाला त्वचा में ही समाहित हो जाएगा, उसी के समान लक्षण। मर्मगत त्वकाधीश, त्वक के समान। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। कोई पॉइंट छूटा हुआ या ना समझ में आया तो बताइए, तब आगे बढ़ा लें। एक एक शब्द पकड़िए, आंसर अपने आप निकल जाएगा। अब त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु आदि जो व्रण के उत्पन्न होने के 8 स्थान कहे गए हैं, उनमें होने वाले अस्राव या डिस्चार्ज स्राव होना चाहिए। स्रावों के वात, पित्त, दोषानुसार यथाक्रम से लक्षण लिखेंगे। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, फिर मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट थोड़ा सा कठिन हो जाता है। देखिए यहाँ पे होगा क्या कि एक दिमाग में अपने कल्पना करिए कि हम कैसे चार्ट की बात कर रहे हैं। एक चार्ट बनेगा, ठीक है, उस चार्ट में 9 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में दोष बनेगा। क्या बनेगा? दोष। ठीक है, समझ में आ रहा? जी सर। अब आगे के 8 कॉलम में यही त्वचा, दूसरे में मांस, फिर सिरा, फिर स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। इस तरीके से 8 के 8। अब सुश्रुत ने क्या किया कि अगर त्वचा में है और वातज है तो उसका लक्षण क्या होगा? फिर उसके बाद मांस में है वातज है तो कैसा लक्षण होगा, एंड सो ऑन। वैसे पित्त का, वैसे कफ का। यानी कि आपको कुल मिला के 24 लक्षण याद करने पड़ेंगे। समझ में आया? यानी कि दोषा अनुसार आपको 8 स्थान में अगर वात है, पित्त है, कफ है, सबके अनुसार याद करना पड़ेगा। आंसर जा रहा है? सर समझ में तो आया, समझ गया लेकिन सर।
ऐसे करके आपका ये कॉलम बनेगा पूरा, ठीक है। वात का, पित्त का, कफ का, सबका अलग अलग लक्षण होता है। अगर इसको बताने लगेंगे तो पूरा क्लास इसी में चला जाएगा। इसके लिए पूरा का पूरा टाइम चाहिए, ठीक से इसको बताएंगे, ठीक है। तो अभी 9वां श्लोक में इसको छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। बताएंगे इसको, इम्पोर्टेंट है, आराम से इसको बताएंगे, टाइम टेकिंग है ये, 9वां श्लोक में टाइम लगेगा, ठीक है। 10th श्लोक से भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, पक्वाशय से क्या होगा, कुलाकोदक के समान निकलने वाला स्राव असाध्य होता है। अब ये कह रहे हैं कि पक्वाशय से जो स्राव निकलेगा, है ना, अगर कुलाक उदक के समान है ना, तो वो कैसा होगा, असाध्य होगा। रक्ताशय से क्षारोदक के समान निकलने वाला स्राव, ये भी असाध्य होता है, यानी इसकी चिकित्सा नहीं करनी है। और आमाशय से, त्रिक संधि से मटर यानी कि कलाई के समान निकलने वाला जो स्राव होता है यूज के समान, वो कैसा होता है, असाध्य होता है। कुल मिला के 3 तरीके से पक्वाशय हो गया आपका, रक्ताशय और आमाशय, PRA। तो पक्वाशय वाला तो याद रहता है ना, पक्वाशय से कैसा निकल रहा है, असाध्य, कुलाकोदक, ठीक है। दूसरा आपका देखिए वहां पे रक्ताशय है, यहाँ पे क्या है, क्षार के समान। और तीसरा जो आपका है आमाशय और त्रिक संधि, आमाशय और त्रिक संधि, यहाँ से कैसा निकल रहा है, कलाय के समान यूष। कलाय किसको बोलते हैं, मटर, मटर। तो ये जो 3 तरीके का ये स्राव बता रहे हैं, स्पेशली 10वें और 11वें श्लोक में, ये कैसा होता है, असाध्य। इसको पप्पू रक्षा, प से पक्वाशय, पू से कुला, पप्पू रक्षा। और यहाँ पे क्या है, आम की कल करेगा, पप्पू रक्षा आम की कल करेगा। तो जब वहां पे एग्जाम में कहीं अलग से नहीं आएगा, कंफ्यूजन इसी में करेगा, ठीक है ना, कि पक्वाशय से निकलने वाला स्राव, है ना, कौन सा असाध्य होता है, क्षारोदक के समान, कुलाकोदक के समान, या कलाय के समान, किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। मतलब कहीं दूर से ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन यहीं से रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो याद करने का ट्रिक क्या है, पप्पू रक्षा आम की कल करेगा, ठीक है ना। तो आम से क्या हो गया, आमा से, कल से क्या हो गया, कलाय, रक्षा से रक्ताशय और क्षार के समान। नहीं समझे, आ गया सर। आ गया तो आगे बढ़ो। अब इसके अनंतर व्रणों के कर्मों का वर्णन करेंगे, है ना। व्रण के कर्म की बात कर रहे हैं, तो वायु के द्वारा, अगर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो व्रण के 8 स्थान होते हैं, उसमें वात, पित्त और कफ के अनुसार कैसे कैसे लक्षण होंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोष के आधार पे वर्ण मतलब लक्षण बता रहे हैं व्रण का। तो पहला देखिएगा, वायु के द्वारा अगर व्रण जो है दूषित है तो कैसा होगा, भस्म, कपोत और अस्थि के समान होता है ना। तो जो व्रण का जो वर्ण है, व्रण का किसके समान है, व्रण किसके समान होगा, भस्म के समान होगा, कपोत यानी कबूतर के समान होगा, और अस्थि के समान होता है। और स्पर्श में कैसा होगा, टच में कठोर होगा। देखिए श्लोक में देखिएगा, भस्म कपोतास्थि वर्ण मिला, ये यहाँ हमने वी लिखा हुआ है, यानी कि ये वातज व्रण का लक्षण है। भस्म कपोतास्थि वर्ण, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भस्म के समान, कबूतर के समान और अस्थि के समान जिसका वो वर्ण है, ऐसा वर्ण वातज होगा, ठीक है ना। अरुच यानी कि हार्डनेस होता है। अरुण जानते हैं कि अरुण वर्ण जो होता है, जब सूरज निकलता है कुछ उस तरीके का रेडनेस टाइप का कुछ होता है, तो उसको अरुण बोलते हैं, वात की वजह से होता है। और कृष्ण भी जहाँ होगा वो वात का ही लक्षण होता है। ये सब मारुत की वजह से नहीं, वात की वजह से। फिर नील, पीत, हरित, श्याम, कृष्णो रक्ता, है ना। तो वहां पे क्या है, नील, पीत, हरित और कृष्ण रक्त वहां पे है, काला भी है, लाल भी है। और एक इम्पोर्टेंट है कपिल और पिंगल, है ना। ये किसकी वजह से है,
रक्त और पित्त दोनों है, रक्त पित्त। नहीं ध्यान रखिएगा, रक्त और पित्त दोनों की वजह से, ठीक, याद रखिएगा इसको। फिर कफ जहाँ भी होगा वहाँ पे स्निग्धता होगी, श्वेतता होगी, पांडुता होगी, है ना, ये सब किसकी वजह से है, श्लेष्म। और जहाँ पे ये सभी लक्षण मिलते हैं, वात वाले भी, पित्त वाले और कफ वाले भी, वो कैसे होंगे, सन्निपात होंगे। नहीं समझे? तो इस तरीके से ये आपका 22वां चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर पे हम लोग आ रहे हैं 23वां चैप्टर, है ना। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा व्रण साध्य है, कौन सा असाध्य है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा व्रण साध्य है, कौन सा असाध्य है, कृत्य अकृत्य विधि, है ना। इस चैप्टर में ये बताया गया। अभी पिछले वाले चैप्टर में जो छूटा हुआ है मुझे पता है, जो चार्ट बनाएंगे उसको बताना है, ठीक है। कभी कभी खुरापाती होते हैं तो क्वेश्चन वहां से बना देते हैं। लिखा करें, युवा, दृढ़ शरीर वाले, प्राण वाले, मन संपत वाले और सात्विक पुरुष के व्रण सुचिकित्सक होते हैं। एक चीज जानिए, हम लोग सत्व पढ़ते हैं, प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना। तो जो प्रवर सत्व वाले होते हैं उनकी चिकित्सा आसान होती है। कुछ ऐसा यहाँ भी लिखा हुआ है कि जिनका जो है शरीर दृढ़ है, प्राण वाले हैं, यानी कि जिनके अंदर वाकई में अभी जीवन बचा हुआ है, मन संपत्ति, यही यहाँ प्रवर सत्व की बात कर रहे हैं। सत्व की मतलब जो मन से मजबूत हैं, सात्विक पुरुषों के व्रण कैसे होते हैं, सुचिकित्सा होते हैं, यानी कि इनकी चिकित्सा आसानी से की जा सकती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद कष्ट साध्य, हम लोग पढ़ते हैं कि सुख साध्य, कृच्छ साध्य, असाध्य व्याधियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वो हम पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे सुख साध्य, कृच्छ साध्य, असाध्य, कष्ट साध्य, व्रण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्रण वृद्ध में होगा, कृष्ण में होगा, अल्प प्राण वाले में होगा, और भीरु यानी डरपोक अगर कोई है तो ऐसा व्रण कैसा होगा, कैसा होगा, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य व्रण होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कैसा, सुख पूर्वक जो भर जाता है, यानी कि जो ऊपर अभी लिखा हुआ था वो तो एक प्रकृति बताई कि कैसे व्यक्तियों में व्रण जो होता है इजीली सुख साध्य होता है। अब यहाँ पे 5वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि कौन से व्रण, मतलब किस पार्ट में बॉडी के व्रण होगा तो वो इजीली मतलब वो हील हो जाएगा, हील कर जाए, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए स्पिक, स्पिक हम जानते हैं किसको बोलते हैं, कटी के नीचे नितंब वाला जो प्रदेश है, तो वहां पे स्पिक को, स्पिक की पढ़िए हमने काट दिया है, तो स्पिक प्रदेश है ना। फिर उसके बाद क्या है, पायु गुदा को बोलते हैं, प्रजनन इंद्रिय स्थान को बोलते हैं, ललाट, गंड, ओष्ठ, पृष्ठ, कर्ण, अंडकोश, फलकोश या अंडकोश एक ही बात होती है, उदर। फिर आया है जत्रु, जत्रु मतलब अच्छकासी को बोलते हैं, और इनके आसपास तथा मुख के भीतर स्थित, मुख आभ्यंतर मतलब मुख के भीतर, मुख में अगर कोई व्रण हो गया जैसे मुख पाक वगैरह हो गया है, तो ये सभी कैसे हैं, सुख पूर्वक भरे यानी सुख रोपणीय व्रण है। तो पूछ सकता है इनमें से सुख रोपणीय व्रण यानी सुख पूर्वक किनका रोपण हो जाता है, तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, एक बार देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ा जाए, बोलो भाई। जी सर। इसके बाद अगला है श्लोक आपका दुष्ट चिकित्सा। अभी हम लोगों ने सुख साध्य की बात की थी, अब दुष्ट चिकित्सा की बात करेंगे। उसके बाद दुष्ट चिकित्सा, तो वहाँ पे अक्ष यानी नेत्र, दंत यानी दांत और नासा एक बात कर सकते हैं, ईएनटी वाली जो श्रोत भी आ गया, कान भी आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केयरफुली सुनिए। कर्ण जो है सुख साध्य में है, श्रोत किसमें है, में ये कर्ण है, यस सर, इसमें है सुख साध्य में, सुख साध्य, सुख साध्य में,
ये क्या है, श्रोत है, इसका मतलब कान ही होता है, लेकिन ये किसमें है? दुष्ट चिकित्सा। और एक चीज और समझना, उदर है यहाँ पे देखिए, है ना, ये, यस सर। और ये क्या है? जठर। तो कौन सा किस्म है ये भी ध्यान रखिएगा, हम बता दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम इसको नितंब न काटे होते तो देखिए यहाँ पे क्या आया है ये, नितंब। नितंब। आप समझ में आया? ओरिजिनल कंटेंट ही पढ़ा करिए, हिंदी के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए, नहीं तो इधर का उधर हो जाएगा। ठीक, तो स्क्रिप्ट को साथ में ही रहने दीजिएगा, नितंब को नीचे ही रहने दीजिएगा। तो ठीक, तो आपके ईएनटी वाले सब आ गए, इसमें नाभि भी आ गया, है ना, श्रोत हो गया, जठर हो गया, सेवनी। सेवनियां कितनी होती हैं? 7। 7 होती हैं सर। यस सर, सप्त सेवन में। आठ होती है सर। सर 7 ही होती तो है। सब सेवन्य होता है। पढ़ा है ना तो सर शीर्षी विभक्ति पंच जीवा सिफर है। एक है एकता परिहर्तव्य शस्त्र। बताएंगे, लेकिन ये मेमोरी सेवनी वाला ट्रिक कहाँ है बताएंगे वो भी। फिलहाल दो चिकित्सीय आपको हमने बताया, जिसके साथ सेवनी के समीप और कटुकास्थी और संस्कृत भीतरी मुख वाला भगंदर रोग भी, यानी कि आभ्यंतर मुख वाला जो भगंदर है संस्कृत, वो भी कैसा है, दो चिकित्सा है। आप इसको याद रखिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। भगंदरम अपि च अंतर्मुखम सेवनी, तो सेवनी देखिएगा यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है सेवनी, दो जगह सेवनी यहाँ भी है और ये सेवनी यहाँ। नक के पास के स्थान ये भी याद रखिएगा। मर्म और जंघास्थि में स्थित व्रण चिकित्सा होते हैं, देखिएगा। और सबसे जरूरी 7वां श्लोक कृच्छ साध्य, ये भी कई बार पूछा गया है, कंफ्यूजन होता है। हमने आपको एक बार और बताया था कि कहाँ कहाँ पे व्रण बंधन नहीं करना चाहिए, वहां पे कुष्ठ वहां भी आया था, आग से जलने पे कुछ ऐसा याद आ रहा है, श्लोक बताया था, कहाँ पे बंधन नहीं करते हैं, पट्टी नहीं बांधते हैं। यस यस सर। सर। वैसा ही मिलता जुलता श्लोक ये भी है, 7वां है ना। तो कुष्ठनाम वे दुष्टानाम शोषणाम मधुमेहिनाम, है ना, व्रणाः कृच्छ्यण सिद्ध्यन्ति, बिल्कुल ऐसे सिमिलर श्लोक वहां भी है, जहाँ पे बंधन नहीं करते, वहां भी मधुमेह वाला व्रण है शायद, देखिएगा उसको। नहीं अगर जब रिवाइज किया होगा टेस्ट था। हाँ सर, ऐसे ही है। हाँ दुष्टानाम। कुष्ठनाम वे जुष्टानाम शोषणाम मधुमेहिनाम, यानी कुष्ठ से पीड़ित, विष से पीड़ित, शोष रोगी, मधुमेह, इनको इनका जो व्रण होता है वो बड़े मतलब सही होता है। इसीलिए देखिएगा डायबिटीज में कभी व्रण हो जाता है तो वेट कुंडली नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे सूत्र को बहुत पहले से ही पता था, कुछ लोग याद करिएगा। अब इसके बाद याप की बात आ रही है, और पाटिका है निरुद्ध प्रकाश, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, छोटे रोग वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। और पाटिका है निरुद्ध प्रकाश का, निरुद्ध गुप्त, जठर ग्रंथि, छदक कृमया और प्रतिशा, ये सब चीजें जो है आपका प्रमेय नाम, प्रमेय भी है। तो देखिएगा जो मधुमेह है वो कृच्छ शब्द में है, और प्रमेय किसमें है, याप में है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट जब आप ध्यान देंगे तभी उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर इसके बाद शर्करा, सिक्ता में वात कुंडलिका, अष्टिला, प्रोस्टेट जिसको बोलते हैं, दंत शर्करा, उपकुष्ठ, मुख रोग जब पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, कंठ शालू वहीं पे पढ़ाएंगे, निष्पोषण दुष्टांश, दंत वेष्टा, ये भी दंत भी दंत रोग में आएगा, विसर्प, अस्थि, छद उरह, उरह छद, और छद व्रण, ग्रंथि प्रवृत्ति आदि के लिए ये सभी आपके याप पे हो गए। तो एक चीज यहाँ पे आया, जो आपका जठर है दो जगह आ गया, कहाँ गया, दुष्चिकित्सा में भी आया और याप में भी आया, नहीं समझे? ये गोला बनाया है जठर, ऊपर भी था जठर, सो रहे हो क्या?
नो सर। ये तो हुआ कैसा था, याप्य। अब इसके बाद अच्छा, याप्य का मतलब कौन बताएगा? दवाई कंटिन्यू जब तक है तब तक सर वो व्याधि का अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद असाध्य की बात करते हैं। अब इसके अंदर असाध्य की बात, यानी कि सबसे पहले मांस पिंड वध, मतलब जहाँ पे मांस के पिंड के समान ऊंचा उठा हुआ हो, है ना। यूँ समझ लीजिए कि जहाँ पे गांठ तरीके से बहुत उठा हुआ स्वेलिंग टाइप का हो वहाँ पे, और पूय और रक्त के बहाने, मतलब जहाँ से पूय और रक्त हो रहा है, ठीक है। और अश्वपान, ये इम्पोर्टेंट है, अश्वपान वध, ये पूछा गया है वृत्त और जैसे घोड़ी होती है भागोष्ठ के समान जिनके ओष्ठ के किनारे। अब कुछ विशेष रूप से देखे होंगे, उनको ज्यादा इस पे रिसर्च उन्होंने किया होगा। आप हिंदी में मत पढ़िए, ओरिजिनल कंटेंट पढ़िएगा। अश्वपान वध वृत्त ओष्ठा, है ना। ये कैसा हो गया आपका, असाध्य व्रण हो गया, ठीक है ना। फिर आगे लिख रहे हैं, गो के श्रृंग के समान, गो श्रृंग उठे मृद मांसांकुर वाले, गाय का जो सींग होता है उसके समान अगर अंकुर निकले हुए हैं मांस के, तो ऐसा विवरण कैसा होगा, असाध्य होगा। बहुत सी बातें बताई हैं, बहुत सी चीजें बताई हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये मध्य में ऊंचे उठे हुए, मध्य में ऊंचे उठे हुए, मतलब ऐसा व्रण जो बीच में ऊपर उठा हुआ हो, मतलब किनारे से दबा हुआ हो और बीच में कैसा है, उठा है। पेरीफेरी से दबा हुआ हो और सेंटर पे उठा हुआ हो, स्वेलिंग हो, ऐसा व्रण असाध्य बता रहे हैं, है ना। लिखा हो जिनके किनारे नीचे की ओर धंसे हुए हो। और कमल नाल छिद्र के समान, कमल नाल छिद्र के समान, ये मांस बुदबुद बनता, मांस बुदबुद के समान वहां पे निकल रहा हो, मांस के अंकुर, ये भी पूछा गया है। और ये लास्ट वर्ड है, मस्तुलुम का कुछ हिस्सा निकल आवे, सिर या अगर सिर में चोट लग जाती है, मस्तुलुम किसको बोलते हैं हम लोग, सीएसएफ को बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बोलते हैं, है ना। तो वही सूचित यहाँ पे कह रहे हैं, भिन्ने व शिरा कपाल यत्र, मतलब सिर और कपाल में अगर चोट लग जा रही है और किसका स्राव होने लगे, मस्तुलुम का स्राव होने लगे, ये भी कैसा होगा, असाध्य, ठीक है। और साथ ही साथ त्रिदोष का प्रकोप हो जाए अथवा काश और श्वास चलने लगे, तो ऐसे व्रण असाध्य होते हैं। रिवाइज जरूर करिएगा, चैप्टर में कुछ है नहीं, खाली अपने से पढ़ने लायक चीजें। जिन आगंतुक व्रण से वसा भेद मज्जा और मस्तूलों का स्राव होता है वो भी ठीक हो सकता है, किंतु भीतरी वातादि दोषों की दृष्टि से उत्पन्न व्रण से वसा में आदि निकले तो वह ठीक नहीं होता। ये भी पूछा गया है, इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। आगंतुक मतलब चोट वगैरह लग जाए, है ना। आगंतुक क्या होता है, गेस्ट होता है ना। क्यों याद रखिए कि गेस्ट से जो व्रण होगा, गेस्ट वाला जो व्रण होगा वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर अपने अंदर दोषों से अगर कैसा स्राव निकल रहा है, वसा मेद इस तरीके का अगर स्राव हो रहा है या मस्तुलुम स्राव हो रहा है, तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। यानी आगंतुज वाला तो साध्य है, लेकिन अगर दोषानुसार अगर ऐसा हो रहा है तो वो कैसा होगा, असाध्य होगा। हाँ वो ठीक नहीं होगा। बस खाली यही यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। गेस्ट की चिकित्सा की जाएगी, लेकिन अगर घर का ही कोई भेदी है ना, वात पित्त कफ, तो उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है। इस रेफरेंस में इसको याद रखिएगा। 18 श्लोक 19 20 टिप पे रट लीजिए, व्रण के ये बहुत सुपर हिट श्लोक हैं, और जितने भी व्रण के श्लोक हैं जो बिखरे पड़े हैं उसको एक जगह लिख डालिए। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, शल्य के स्टूडेंट हैं, तो पूछा जाता है, तो व्रण पे पूरा का पूरा एक लेख लिख डालिए। और अगर श्लोक अगर बात करें तो कम से कम 15 श्लोक व्रण के अच्छे अच्छे श्लोक हैं जो आपको हमेशा काम देंगे। सबसे पहला 18वां श्लोक देखिए, त्रिवर दोषे अनाकृत श्याव पीड़िका सम अवैधनो निराशा व्रण शुद्ध उच्यते। ये शुद्ध व्रण की बात कर रहे हैं, किसकी बात है ये,
शुद्ध वर्ण। शुद्ध वर्ण। जो दूसरा वाला श्लोक है 19वां, वो रोपित वर्ण का। रोपित वर्ण मतलब जिसका रोपण हो रहा है, मतलब रोपण चल रहा है, जैसे बोलते हैं खाना पच रहा है, वैसे वर्ण का रोपण हीलिंग चल रही है ना। तो पहला है शुद्ध वर्ण त्रिवृत दोष। त्रिवृत यानी वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों से आक्रांत, अनाक्रांत है, आक्रांत न हो, जिसके ओष्ठ यानी किनारे जो है श्याव रंग के हों। कभी भी देखिए वर्ण का जो किनारा होता है उसको ओष्ठ बोल रहे हैं, ये वो श्याव रंग का हो, जिसमें छोटी छोटी पीड़िकाएं है ना, पीड़िकी समान छोटी छोटी क्या हो, पीड़िकाएं हों, और मांसांकुर दिखाई, मांस के अंकुर दिखाई दो, जिसके सब भाग समान हो, अवेदनो वेदना न हो, निराश्रावो श्राव न हो, ऐसा वर्ण कैसा होगा, शुद्ध वर्ण होगा। तो मुझे तो श्लोक याद है, त्रिवृत दोषे इन तीनों दोष, अनाक्रांत यानी तीनों दोषों से आक्रांत न हो, किनारे कैसे हो, श्याव वर्ण की हो, समान पीड़िकाएं हो, मांसांकुर हो, तो पीड़िकाएं ही बोलेंगी, पीड़िकाएं मांस के अंकुर वैसे ही होती है। अवेदनो वेदना न हो, श्राव न हो, ऐसा वर्ण शुद्ध वर्ण होता है, याद रखिएगा। क्या इसके पहले भी हम लोगों ने वर्ण का कोई पढ़ा था, आयतस्य विशालस्य सुविभक्त निराश, यस सर। क्या था वो? यस सर। तत्र आयतस्य विचालस्य समः। डालो सब एक जगह, है ना? इसके बाद है रोपित व्रण। हमने आपको कहीं बताया था कबूतर का सूखा मांस, कहाँ बताया था? मांस दग्ध, दग्ध में। मांस दग्ध। दग्ध में। मांस दग्ध। मांस दग्ध। यस सर। वैसे यहाँ पे कपोत वर्ण प्रतिमा आया है, इसीलिए मुझे याद आ गया। ये आपका रोहिमान या रोपित व्रण का लक्षण है, रोहित व्रण या रोहिमान। तो यहाँ पे लिखा है रूही पे कबूतर चिपट गया, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रोही यानी कि यस सर, दिख रहा है। कबूतर यानी कपोत वर्ण प्रतिमा चिपट गया। यहाँ पे सिरस चिपिटका बंतो शब्द आया हुआ है ना। चिपिटकाएं वहां पे अगर ऐसी हैं तो रोपित होते हुए वर्ण के लक्षण है ना। क्लेद वर्जिता, क्लेद वर्जिता मतलब वहां पे क्लेद या श्राव किसी प्रकार का नहीं है, कबूतर के समान वर्ण है उसका। प्रतिमा का मतलब यहाँ पे वर्ण से है, कलर से है, ठीक है। तो दो चीजें याद रखिएगा, कबूतर के समान उसका वर्ण हो जाए और श्राव भी नहीं है और स्थिर चिपिटकाएं है ना। अब चिपिटका क्या होती है मत पूछते, बस मुझे ट्रिक से याद है, कभी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है और आगे भी नहीं। इसके बाद सम्यक रूढ़, जिसका मार्ग भर गया हो, या यूं कहें कि ये रोपित मतलब वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस चल रहा था उसके आगे की है ना। तो वुंड हील कर गया हो, जिसका मार्ग भर गया हो, जिसमें मांसाहारी की ग्रंथियां न हो, चारों ओर जिसके सूजन न हो, पीड़ा से रहित हो, इस तरीके से। तो हमने लिखा है, क्वेश्चन आया हुआ है, अग्रंथि अशून अरुजा किस तरीके के व्रण का लक्षण है, क्वेश्चन आया हुआ है। किसका है ये? सम्यक रूढ़ व्रण का। अब अग्रंथि कहाँ है, ये देखिए यहाँ से दिख रहा है, ये अग्रंथि। यस। शून का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग से होता है, शोध। रुजा वेदना को, अरुजा मतलब जहाँ पे वेदना नहीं, और कलर कैसा है, त्वचा के वर्ण का है। समतलम सम्यक रूढ़, सम्यक रूढ़ व्रण का ये लक्षण हो गया। अब रूह्यमान व्रण और सम्यक रूढ़ में कंफ्यूजन मत करिएगा, नहीं तो इधर का उधर हो जाएगा। एक शुद्ध व्रण का लक्षण लिखिएगा, जिह्वा तलाबो मृदु स्निग्ध लक्षणों विगत वेदना सुव्यवस्थितो निराश्रावो च इति शुद्धो व्रण। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये चिकित्सा में पढ़ेंगे, समझे कि नहीं भाई? यस। व्रण की दो परिभाषाएं, एक चिकित्सा में बताइए जिह्वा वाला है, और एक यहाँ पे भी है त्रिवृत अनाक्रांता, दोनों एक जगह लिखेंगे, जिससे कि हमको शुद्ध व्रण के दोनों श्लोक बता रहे हैं। बाकी
दो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कल, है ना। इसको पढ़ लीजिएगा, जो चार्ट है वो हम बनवा देंगे कल। कुछ पूछना है तो बताइए। हमको अटेंडेंस जरा ये हम अटेंडेंस ले